Hello everyone, we are starting with chapter number 12, that is electricity. So here we are covering previous year questions. So let's start with it. So first question says the nature of graph between potential difference and the electric current flowing through a conductor is. तो आप सब ने ही पढ़ा होगा वी लॉ के बारे में, या उसको हम ओम्स लॉ भी बोलते हैं. तो उसका जो पाथ होता है या उसका नेचर होता है वो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन. वी और आई के बीच में हमेशा कैसा ग्राफ बनता है? एज इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन. सो राइट ऑप्शन आउट ऑफ दिस इज सी. Let's move on to next one. Next says a student says that the resistance of two wires of same length and same area of cross section is same. उसने ये बोला है कि दो रेजिस्टेंस हैं, मतलब दो वायर्स हैं, उसकी लेंथ सेम है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है. तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? बोथ वायर्स आर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. Both wires are made of same material and are at different temperature. Both wires are made of same material and are at same temperature. Both wires are made of different materials and are at the same temperature. तो सबसे पहली बात, अगर वो बोल रहा है कि रेजिस्टेंस है, टू वायर्स हैं और सेम लेंथ है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए और उसका मटेरियल भी सेम होना चाहिए ताकि उसका रेजिस्टेंस सेम हो सके. तो ये ज़रूरी है कि आपका मटेरियल सेम हो और दूसरा ये भी ज़रूरी है कि वो सेम टेम्परेचर पे हो, नहीं तो रेजिस्टेंस वेरी करेगा. ये दोनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर द रेजिस्टेंस. लेट्स डू नेक्स्ट वन. Third one says a piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस R है और उन्होंने बोला है उसको हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. दैट मीन्स वी हैव R over 5 रेजिस्टेंस 5 टाइम्स, क्योंकि इन्होंने क्या किया, उसको 5 बार डिवाइड किया. दैट मीन्स वी हैव R over 5 times. One more. Okay, let's read further. So it says these parts are then connected in parallel. इन सबको उन्होंने क्या किया है, कनेक्ट करा है पैरेलल में. सो इसका जो कनेक्शन है सभी का वो पैरेलल में. उसके बाद वो बोल रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन R डैश इज देन द रेशियो R ओवर R डैश. तो सबसे पहले हम इसका रेशियो, मतलब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं और वो कैसे निकलता है, 1 ओवर R इज इक्वल टू R ओवर 5. सेम आएगा 5 बार, क्योंकि हमारे पास सेम 5 रेजिस्टेंस है विच इज़ ऑफ R ओवर 5 रेजिस्टेंस. अब जब आप इसको ऐड करोगे तो ऐड कैसे होगा, 5 ओवर R ओवर 5, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा आपका 25 ओवर R. यहाँ से आपको रेशियो मिल जाएगी और रेशियो क्या हो जाएगी R ओवर R डैश की, इट विल बी 25 ओवर 1. कुछ भी नहीं किया, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जिससे कि हमारी रेशियो आ गई, इट इज़ 25 ओवर 1 विच इज़ डी पार्ट. लेट्स डू नेक्स्ट वन. Fourth one says an electric bulb is rated 220 volt and 100 watt. When it is operated on 110 volt, the power consumed will be. तो हमें पावर कंज्यूम निकालनी है जब वो 110 वोल्ट पे काम कर रहा है. तो सबसे पहले केस में आप देख सकते हो कि हमें वोल्टेज दी गई है और पावर दी हुई है. तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई. पावर पता है, V पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, हम करंट निकाल सकते हैं. तो करंट निकालते हैं. सो इट विल बी 220 हियर. V की वैल्यू कितनी है, जस्ट अ सेकेंड, इट इज़ 100. पावर कितना है हमारे पास, 100. वोल्टेज कितनी है हमारे पास, 220. I हमें नहीं पता, तो आपका जो I हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 100 ओवर 220. I हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 10 से 5 हो जाएगा हाफ इसका, 5 ओवर 11 इज I विच इज़ करेंट, इट इज़ इन एम्पेयर. अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि पावर कितनी कंज्यूम होगी जब हमारा
जो बल्ब है वो ऑपरेट होगा 110 वोल्ट पे। सो अब आप क्या करोगे, आपके पास वोल्टेज है, आपके पास आई है विच इज़ 5/11, 11 को 110 से कैंसिल कर दो, 10 आ जाएगा और आपका आंसर कितना आ गया 50, दैट इज़ 50 वॉट। पावर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 50 वॉट विच इज़ सी, आंसर इज सी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। Next one says, should the heating element of an electric iron be made of iron, silver or nichrome wire? Justify giving 3 reason. अब हमें पता है कि हीटिंग के लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट होता है, तो हो सकता है हीटिंग एलिमेंट जो आयरन का हो वो होना चाहिए नाइक्रोम वायर का। क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। रेजिस्टिविटी हाई होगी, उससे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और उससे करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा या पैसेज उसको आसानी से मिल जाएगा। तो रेजिस्टिविटी मस्ट बी हाई, मेल्टिंग पॉइंट इज़ हाई, और वो ऑक्सीडाइज नहीं होता जल्दी से। ऑक्सीडाइज का मतलब है कि वो जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, चाहे वो जितने भी टेम्परेचर पे चला जाए ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो ये तीनों जो पावर्स हैं एक तरीके से आप कह सकते हो नाइक्रोम वायर की, वो वर्क करती हैं एज अ हीटिंग एलिमेंट। रेजिस्टिविटी हाई होना, मेल्टिंग पॉइंट हाई होना और ऑक्सीडाइज ना होना एक बेनिफिट है हमारे लिए। सो दैट्स हाउ यू कैन राइट योर आंसर for your board exams. Let's move on to next one. It says two resistors of resistance R and 2R are connected in parallel. तो सबसे पहले हम इसका सर्किट बना लेंगे। एक R है और दूसरा 2R है and they are in parallel. Calculate the ratio of electric power consumed by R and 2R. हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पावर निकालनी है। अब यहाँ पे ना तो हमें V दिया हुआ है ना तो हमें I दिया हुआ है, तो हमें किस फॉर्मूला का यूज़ करना है? ऐसे फॉर्मूला का यूज़ करेंगे जहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस हो। और दूसरी चीज़, हम पावर कैसे निकालते हैं? R की फॉर्म में। सबसे पहले हमारे पास होता है पावर इज़ इक्वल टू V इंटू आई। अब अगर आपको इसको R की टर्म्स में लिखना है तो आप क्या कर सकते हो, I को रिप्लेस कर दो। I को हम कैसे लिखते हैं? We know that by Ohm's law V is equal to IR. I का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? V over R. तो अब अगर मैं I को रिप्लेस कर दूँ यहाँ से तो ये क्या बन जाएगा? V इंटू वी आर, और यू कैन राइट इट एज V स्क्वायर ओवर R. राइट। अब हम क्या करेंगे, हमें बोला जा रहा है कि कंज्यूम हो रही है, पावर कंज्यूम हो रही है बाय R एंड बाय 2R। तो हमारी जो वोल्टेज होगी फर्स्ट केस में वो तो V1 ही रहेगी, V1 का स्क्वायर, या V स्क्वायर ही ले लेते हैं हम इसको सिर्फ, क्योंकि दोनों ही केस में वोल्टेज सेम रहेगी, V स्क्वायर ओवर R। अब सिमिलरली आप P2 निकालोगे, इट विल बी V स्क्वायर ओवर 2R। अब हमें बोला जा रहा है कि इसकी रेशियो निकालो, तो रेशियो क्या होगी? P1 ओवर P2 और V स्क्वायर ओवर R एंड V स्क्वायर ओवर 2R। तो आपका V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया, और ये जो 2 है वो ऊपर आ जाएगा एंड द रेशियो विल बी 2:1। दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट योर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट नाउ। It says in the circuit diagram given here, calculate the total effective resistance, the total current, the current through each resistor. So let's start with A part. तो यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब हुआ कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है इस सर्किट में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका R2 है और जो आपका R3 है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में कनेक्टेड होने की वजह से हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है? 1/R1, और हेयर वी हैव R2 विच इज़ 3 ओम एंड R3 इज़ 6 ओम। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे LCM ले लोगे तो 6 आ जाएगा, और 6 आ जाएगा तो आप फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 2 + 1, सो इट इज़ 3/6। तो R डैश की वैल्यू हमारी रेसिप्रोकल कर दो यहाँ पे 6/3 विच इज़ 2 ओम। R डैश की वैल्यू आ गई आपकी 2 ओम।
अब अगर हम इसको रीड्रॉ करते हैं सर्किट को, तो हमारा ये जो 2 ओम होगा, जो इसका रेजिस्टेंस है टोटल का 2 ओम होगा, वो किसके सीरीज़ में होगा, 4 ओम के। तो टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे हम इन दोनों को, इट विल बी 2 ओम प्लस 4 ओम विच इज़ 6 ओम। अब सेकेंड केस में हमें बोला जा रहा है कि आपने टोटल करंट निकालना है। तो टोटल करंट कैसे निकालते हैं, I इज़ इक्वल टू वी आर, और टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना है, इट इज़ 6 ओम। टोटल रेजिस्टेंस ही लेना। अब 12 इंटू 6 इज 12 over 6 it will be, it is V over R, so 12 over 6 which is 2 ampere। तो सेकेंड पार्ट भी डन है। अब हमें सी पार्ट में ये बताना है कि टोटल करंट कितना होगा थ्रू ईच रेजिस्टर। हर रेजिस्टर के पास से कुछ करंट पास होगा। तो हम सबसे पहले निकालेंगे R1 के लिए। सो फॉर R1 इट विल बी I1 इज इक्वल टू V ओवर R1। वोल्टेज तो 12 ही रहेगी, R चेंज होता रहेगा, 12 over 4 इट इज़ 3 एम्पियर। अब इसी तरह आप क्या करोगे, I2 निकालोगे। I2 इज़ V ओवर R2, V ओवर R2 इज़ 12 over 3 विच इज़ 4 एम्पियर। इसी तरह आप I3 निकाल सकते हो। I3 निकाल के और कमेंट सेक्शन में बताना, राइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Start with next question, which says what is the highest and the lowest total resistance that can be achieved by combination of 4 resistances। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप हाईएस्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाओगे इन 4 रेजिस्टेंस को यूज़ करके। तो आप देख सकते हो हमारे पास ये 4 रेजिस्टेंस हैं, या तो हम इसको सीरीज़ में अप्लाई कर सकते हैं या तो हम इसको पैरेलल में अप्लाई कर सकते हैं। तो सीरीज़ में होता क्या है, हमारे रेजिस्टेंसेस ऐड अप हो जाते हैं। तो जब ऐड होंगे डायरेक्टली तो इसका मतलब ऑब्वियसली हमें वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। तो आप 4 + 8 + 12 + 24 को ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 48 ओम, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब हम इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है, 1 over R इज़ इक्वल टू 1 over R1 प्लस 1 over R2 1 over R3। जितने भी रेजिस्टेंस है उतने काउंटिंग तक आपने इसको रखना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 1 over 4 प्लस 1 over 8 प्लस 1 over 12 प्लस 1 over 24। अब आप इसका LCM ले सकते हो, और LCM कितना हो जाएगा इसका 24। फर्स्ट टर्म को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से, सो इट इज़ 6। सेकेंड टर्म को 24 कैसे बनाएंगे, 3 से, और थर्ड टर्म को 24 कैसे बनाओगे, 2 से। लास्ट टर्म तो आपकी 1 ही रहेगी। अब आप इन सबको ऐड कर दो न्यूमरेटर को, विच इज़ 6 + 3 9 9 + 2 इज़ 11 11 + 1 इज़ 12, सो 12 over 24। आपके पास 1 over R की वैल्यू आ गई विच इज़ 12 over 24। इसको कैंसिल कर देते हैं, 1 over 2 आ जाएगा। दैट मीन्स R हमारा कितना आ गया, 2 ओम। और आप देख सकते हो इन दोनों R में कितना डिफरेंस है। सीरीज़ में जब कनेक्ट किया तो 48 ओम आंसर आ रहा था, जब पैरेलल में कनेक्ट किया तो हमारा आंसर कितना हो गया, 2 ओम, विच इज़ वेरी लो। तो अगर आपको हाईएस्ट रेजिस्टेंस अचीव करना है तो सीरीज़ में अप्लाई करो। अगर आपको कम रेजिस्टेंस चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना कि हाईएस्ट किस केस में मिलता है और लोएस्ट किस केस में मिलता है। दैट्स इट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज फाइंड द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन इन फिगर द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रजिस्टर इन द कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने हमसे पूछा है कि इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। इफेक्टिव का मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब यही होता है कि टोटल रेजिस्टेंस इसमें कितना है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि कनेक्शन कैसा है, पैरेलल का कनेक्शन है, तो 1 over R1 प्लस 1 over R2। R1 भी 8 है, R2 भी 8 है हमारे लिए, तो जब इसको ऐड करोगे तो 2/8 ओम हो जाएगा। एंड RP हमारा कितना हो जाएगा, इट विल बी 4 ओम। RP की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 4 ओम। अब इसी तरह इसी के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन है, मतलब और भी क्वेश्चन है, अभी सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रजिस्टर।
वो पूछ रहे हैं कि 4 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो अब आप देख सकते हो कि हमारे पास आई हो जाता है, आई की वैल्यू क्या हो जाती है V ओवर आर। V कितना है इस केस में 8 दिया हुआ है, R कितना है 4 है, तो इसका मतलब 2 एम्पेयर फ्लो कर रहा है 4 ओम के अक्रॉस। अब इसी तरह थर्ड पार्ट है इसका, वो देख लेते हैं एक बार। थर्ड पार्ट से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर, मतलब इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है। तो अभी हम देख लेते हैं कि कैसे V निकलेगा इसका, क्योंकि हमें I तो पता है, I अभी अभी हमने निकाला है। I आया था आपका 2, R कितना है इसका 4, सो 2 इंटू 4 इज 8V। अब इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है इसका, वो भी देख लेते हैं। इट सेज डिफरेंस इन द एमीटर रीडिंग इफ़ एनी, तो वो हमसे ये जानना चाहते हैं कि क्या एमीटर की रीडिंग में इन दोनों में अंतर होगा या करंट अलग अलग फ्लो करेगा। तो ऐसा नहीं होता, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, जितना A1 शो करेगा उतना ही A2 शो करेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्शन है वो किस में है, सीरीज़ में है, और सीरीज़ में करंट हमेशा हमारा एक जैसा फ्लो करता है। ऑलराइट, so this is the end of this video, and if you like the video please like, share and subscribe with your friends, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी वीडियोस आ सके ऐसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।